हाँ बच्चों, कल हम आपको बता रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने बताया था एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना वो मेटल इसमें ऊपर होता है, उससे कम रिएक्टिव उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे। तो इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। अब एक बात आती है कि अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो दो मेटल आपस में हम रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर हमने कॉपर सल्फेट ले रखा है और ऊपर से हम इसमें जिंक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जिंक। तो जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर रिएक्शन करेंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा, केमिकल चेंज होगा तो नई चीज़ बनेगी। अगर नई चीज़ नहीं बनी तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। केमिकल रिएक्शन कब होगी? जब ये जिंक इस कॉपर से ताकतवर होगा। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो कॉपर सल्फेट आपस में ही चिपके पड़े रहेंगे। रिएक्शन के बाद जिंक रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्यों? जिंक की इतनी पावर ही नहीं है कि कॉपर सल्फेट के बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। तो ये सीरीज की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं अब हम इसमें, देखो जिंक है ना वो कॉपर से ऊपर है, कॉपर नीचे। इसका मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक क्या है ज़्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो कैसे होगी रिएक्शन? कॉपर सल्फेट प्लस Zn, ये बना देगा ZnSO4 प्लस कॉपर। अब पहले ये था कॉपर सल्फेट, अब जिंक इसमें डाल दिया तो जिंक ने कॉपर और इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया तो जो कॉपर है ना, जो जिंक है ना, वो कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ गया और क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। अब नीचे कॉपर बैठ जाएगा इसमें धीरे धीरे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाल देते हैं तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर जो ऊपर से डाला है वो रिएक्टिव हुआ तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो हाँ। अगर जिंक सल्फेट है जैसे और उसमें हम कॉपर डाल देते तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव, वो जिंक और इसको तोड़ ही नहीं सकता बॉन्ड को। जिंक जो है वो इस कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। तो ये कल हमने आपको बताया था कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाते हैं, उससे कम रिएक्टिव होती हैं वो गर्म पानी से करते हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो भाप से ही करते हैं, और जो ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, जो नहीं होते, रिएक्शन ही नहीं करते, सोना चांदी है, प्लेटिनम है, ये रिएक्शन ही नहीं करते, चाहे कैसा भी पानी हो, चाहे भाप हो, इसलिए इन पर जंग नहीं लगता, क्योंकि ये नमी से और पानी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया मेटल में। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी क्या है भाई? बच्चों, जैसा हम घरों में आइटम लाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का कोई आइटम लाए, बाल्टी लाए, एल्युमिनियम के दरवाजे लाए, या लोहे का कोई आइटम लाते हैं, तो देखो वो एकदम चमकदार होता है। वो सोने के कोई आभूषण बनवाए, चांदी के बनवाए, वो एकदम नए लगते हैं। तो ये जो आइटम प्योर है ना, जो अच्छे लग रहे हैं, चमकदार लग रहे हैं, ये मेटल शुद्ध किया हुआ है। इन मेटल को रिफाइंड किया हुआ है। जमीन से जब खोद कर निकाले थे ना, ये तो ऐसे नहीं थे। जमीन से खोद कर जब किसी चीज़ को निकालते हैं तो उसको कहते हैं खनिज, मिनरल। उस मिनरल से
बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त करना, शुद्ध मेटल प्राप्त करना मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal about process of metallurgy मतलब जो प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग of metal from ore to pure metal। भाई जो मेटल खोद कर निकाला जाता है वो अशुद्ध होता है, उससे प्योर मेटल प्राप्त करना मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाते हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। और मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में जो बताती है वो ब्रांच क्या कहलाती है? मेटलर्जी कहलाती है। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, द स्टेप्स और प्रोसेस इन्वॉल्व during obtain pure metal from minerals, वो क्या कहलाते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम ओर। तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्टेड मेटल। ठीक है, तो ये है हमारे। तो इसमें एक पहले इसमें एक्स को भी ले लेते हैं हम, कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। चलो ये पहला स्टेप ये ले लेते हैं, कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग, ताकि आपको फिर बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। फिर दूसरा ले लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा ले लिया एक्सट्रैक्शन, और ये हो गया चौथा पॉइंट हमारा। ठीक। अब बच्चों मिनरल क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको मिनरल क्या होते हैं। मिनरल्स जो भी चीज जमीन से खोद कर निकाली जाती है वो क्या कहलाती है? मिनरल्स। दो सब्सटेंस which are obtained from
अर्थ क्रस्ट, आर नोन एज मिनरल्स। सेकंड है भाई ओर्स। और क्या होते हैं? वो मिनरल जो आसानी से प्राप्त हो जाए, हमें फायदा देकर जाए, वो क्या कहलाते हैं? ओर्स। दोज मिनरल्स which are obtained easily, conveniently, and provide profit are called ores। मान लो वो मिनरल जो हमने खोद करके निकाला और आसानी से निकल गया और उसको बेच करके हमें फ़ायदा हो गया। मान लो निकालने में लागत आती है 20,000 और उसको बेचते हैं हम 25,000 में, तो वो हमें वही मिनरल अब क्या कहलाएगा? और कहलाएगा। और मिनरल को हिंदी में कहते हैं खनिज, और को हिंदी में कहते हैं आयसक। तो ये आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, खनिज और आयसक। जो खनिज हमें फ़ायदा देगा वो तो और कहलाएगा, जो फ़ायदा नहीं देगा वो और नहीं कहलाएगा। तो कल हम आपको बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर जो आएगा उसमें हम बताएंगे आपको ये मेटलर्जिकल प्रोसेस, एक एक करके चारों समझाएंगे आपको। ठीक है।